हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर में सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही उत्तर को जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए झारखंड बोर्ड द्वारा जारी क्लास 12 इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर में सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही आंसर शीट को देखने जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में सब स्टूडेंट को समझ में आएगा। देखिए वीडियो को अंतिम तक। पहले हम लोग सेक्शन ए को शुरू करेंगे। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको कोई 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक। यानी सेक्शन ए में 2 मार्क्स का टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कोई 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। यानी आपको सेक्शन ए से 2 गुना 5 बराबर 10 मार्क्स मिलेगा। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को परिभाषित कीजिए। आंसर, व्यष्टि यानी माइक्रो शब्द का अर्थ सूक्ष्म या छोटा होता है। यानी वह अर्थशास्त्र जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का व्यक्तिगत स्तर पर छोटे लेवल पर अध्ययन किया जाता है। जैसे एक बाजार, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म यानी मॉल, एक उद्योग आदि। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कीमत स्तर का अध्ययन किया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आगे देखिए सवाल नंबर 2। बाजार से आप क्या समझते हैं? मार्केट को डिफाइन करना है। बाजार क्या होता है? आंसर, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ किसी निश्चित स्थान या क्षेत्र से नहीं होता है, बल्कि उन सभी क्षेत्र को बाजार कहा जाता है जहां किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता दोनों उपस्थित होते हैं और एक प्रभावी कीमत पर वस्तु की खरीद बिक्री करते हैं। क्या बोला? इकोनॉमिक्स में मार्केट का अर्थ कोई फिक्स जगह नहीं होता है, कोई निश्चित स्थान या क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि उन सभी क्षेत्र को मार्केट कहा जाएगा जहां किसी वस्तु का क्रेता एवं विक्रेता दोनों उपस्थित होता है और एक कीमत पर वस्तु का लेन देन खरीद बिक्री करता है। आगे देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है एकाधिकार का अर्थ लिखिए। मोनोपोली मार्केट क्या होता है? एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट क्या होता है? आंसर, एकाधिकार शब्द का अर्थ एक का अधिकार होता है। क्या बोला? एकाधिकार शब्द का मीनिंग एक का अधिकार होता है, ओनली वन। अर्थात बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो उसे मोनोपोली एकाधिकार बाजार कहते हैं। यानी एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण कंट्रोल रहता है, जिसके कारण एकाधिकारी व्यक्ति, एकाधिकारी फर्म स्वयं वस्तु की दाम को, वस्तु की कीमत को तय करता है। आगे देखिए सवाल नंबर 4। एकाधिकार बाजार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है? याद रखिएगा। आंसर, एकाधिकार बाजार में मोनोपोली मार्केट में कीमत यानी प्राइस सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है, यानी प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। आगे देखिए सवाल नंबर 5। आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। समझिए आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है? आंसर, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करने वाले यानी धन से संबंधित विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करने वाले एवं आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को आर्थिक एजेंट कहा जाता है। जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, बैंक, क्रेता, विक्रेता आदि। निवेशकर्ता, विनिमयकर्ता सब आएगा। यानी विभिन्न आर्थिक क्रिया को करने वाले, जो धन से संबंधित काम करता है उस व्यक्ति को आर्थिक एजेंट कहते हैं। जो आर्थिक निर्णय लेता है उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं को आर्थिक एजेंट कहते हैं। जैसे सरकार, बैंक, क्रेता, विक्रेता, उपभोक्ता, उत्पादक सब आएगा, निवेशकर्ता, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को समझिए। सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट से आप क्या समझते हैं? आंसर, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बकट से हुई है, जिसका अर्थ है एक चमड़े का थैला या बटुआ। यानी बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष, एक लेखा वर्ष यानी आने वाला एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अनुमानित आय एवं व्यय का ब्यौरा लेखा जोखा होता है। क्या बोला? बजट एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा कैलकुलेशन का लेखा जोखा का पत्र है जिसमें आने वाला एक साल में सरकार एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में जो आने वाला है उसमें कितना खर्च करेगा और सरकार को कितना आय प्राप्त होगा, यानी सरकार की अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा लेखा जोखा होता है सरकारी बजट में।
आगे देखिए सवाल नंबर 7, आयात प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है? आयात प्रतिस्थापन से क्या समझते हैं? आंसर, आयात प्रतिस्थापन का आशय है कि जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं उसे घरेलू क्षेत्र में अपने देश में ही तैयार किया जाए। क्या बोला? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है जो उत्पादन हम विदेशों से बाहर देश से खरीदते हैं, आयात करते हैं, उसे देश के घरेलू क्षेत्र में अपने ही देश में तैयार किया जाए। ठीक है। दूसरे शब्दों में, जो माल बाहर से आयात करते थे उसका अपने ही देश में उत्पादन किया जाना, अपने ही देश में उत्पादन होना आयात प्रतिस्थापन कहलाएगा। आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य वस्तु का अधिक निर्माण करके आयात की समस्या से बचना होता है। क्या समझे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बार बार ये बात बोला जा रहा है, अनेक भाषण में बोला जाता है कि भारत को हम एक आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, भारत एक आत्मनिर्भर देश बनेगा। इसका मीनिंग क्या है? भारत के सभी लोगों के द्वारा स्वदेशी वस्तुओं को खरीदा जाए, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, यानी विदेशी चाइना, अमेरिकन, रशियन वस्तुओं का बहिष्कार करके भारत के अंदर बने हुए स्वदेशी अपना देश का सामान खरीदा जाए। आगे देखिए, हम लोग सेक्शन बी में आ गए। सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है, जिसमें 7 सवाल रहेगा और आपको इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। यानी सेक्शन बी से आपको 3 गुना 5 बराबर 15 मार्क्स मिलेगा। देखिए सवाल नंबर 8 को, पहला सवाल 8 नंबर, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्या बोला? किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। आंसर, किसी वस्तु के मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला 1 नंबर, वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत से अत्यधिक प्रभावित होती है, यानी कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत के घटने पर मांग अधिक होती है। मांग मतलब खरीदारी, ठीक है, दाम बढ़ने पर खरीदारी कम होता है और दाम घटने पर खरीदारी ज़्यादा होता है। आगे है उपभोक्ता का आय स्तर। देखिए पॉइंट नंबर 2 को, आय स्तर, इनकम लेवल। उपभोक्ता की इनकम बढ़ने पर वस्तु की मांग अधिक होती है और उपभोक्ता की इनकम घटने पर वस्तु की मांग खरीदारी कम होती है। आगे देखिए 3 नंबर, पॉइंट नंबर 3, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, स्वभाव, पसंद आदि। इसमें क्या बोलेंगे? उपभोक्ता की रुचि बढ़ने पर वस्तु की मांग अधिक होती है और रुचि कम होने पर वस्तु की मांग कम होती है। आगे पॉइंट नंबर 4, जनसंख्या स्तर। जनसंख्या बढ़ने पर वस्तु की मांग अधिक होती है और जनसंख्या घटने पर वस्तु की मांग कम होती है। यानी जितना कस्टमर बढ़ेगा वस्तु का खरीदारी उतना अधिक होगा, कस्टमर घटने पर खरीदारी भी कम होगा। आगे है 5 नंबर पॉइंट, विज्ञापन या प्रचार प्रसार। क्या बोला? विज्ञापन या प्रचार प्रसार। विज्ञापन या प्रचार प्रसार से हमेशा वस्तु की मांग में, खरीदारी में वृद्धि होती है। इसलिए लगातार नए कंपनियों द्वारा विज्ञापन प्रचार किया जाता है मांग को बढ़ाने के लिए। 6 नंबर देखिए, भविष्य की संभावनाएं। यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाती है और यदि कीमत घटने की संभावना हो तो वर्तमान में उसकी मांग घट जाती है। क्या बोला? यदि भविष्य में, फ्यूचर में किसी वस्तु का दाम बढ़ने वाला है तो वर्तमान में उसका मांग बढ़ जाता है, खरीदारी बढ़ जाता है, लोग अभी खरीद कर रख लेगा। लेकिन यदि किसी वस्तु का दाम घटने वाला है, घटने का संभावना है, तो फिर लोग वर्तमान में कम खरीदेगा, वर्तमान में वस्तु की मांग, खरीदारी घट जाएगा। तो ये सब मांग को प्रभावित करने वाला कारक है, मांग को कम बेसी करने वाला कारक है। पहला वस्तु की कीमत, एकदम इंपॉर्टेंट है वस्तु की कीमत। दूसरा आय स्तर। तीसरा उपभोक्ता की रुचि, फैशन, स्वभाव, पसंद आदि। चौथा जनसंख्या स्तर। पांचवा विज्ञापन या प्रचार प्रसार। छठा भविष्य की संभावनाएं। ठीक है, मौसम भी होता है, ठीक है, मौसम भी होगा। जैसे गर्मी के दिनों में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स की मांग ज़्यादा होती है, ठंडे में कम होती है, बहुत कम होती है। उसी तरह से गर्मी के दिनों में स्वेटर की मांग कम होती है और ठंडे के दिनों में स्वेटर की मांग ज़्यादा होती है। यानी मौसम भी मांग को प्रभावित करता है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 को पढ़िए। अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या होता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट करना है। तो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय कम होता है, इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं, इसमें उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर एवं कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसमें सभी साधनों के प्रयोग का परिवर्तनशील अनुपात पाया जाता है क्योंकि सब चेंज नहीं होता, इसीलिए इसमें उत्पादक को कोई नया उत्पादन फलन प्राप्त नहीं होता है, इसमें उत्पादन का पूरा पैमाना नहीं बदलता है, इसीलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। आगे क्या है? आगे है दीर्घकालीन उत्पादन फलन यानी लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें समय अधिक होता है, लॉन्ग टाइम,
इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें उत्पत्ति के कोई भी साधन स्थिर नहीं होते हैं। इसमें सभी साधनों के प्रयोग का एक समान अनुपात पाया जाता है। इसमें उत्पादक को एक नया उत्पादन फलन प्राप्त होता है। इसमें उत्पादन का पूरा पैमाना बदल जाता है, इसलिए इसे पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। क्या बोला? टाइम ज़्यादा होगा, सब साधन चेंज होगा, कोई भी साधन स्थिर नहीं होगा, साधनों का एक समान अनुपात पाया जाएगा, उत्पादक को नया उत्पादन फलन प्राप्त होगा, उत्पादन का पूरा पैमाना पहले के तुलना में नया बदल जाएगा, इसीलिए इसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। आगे देखिए अगला सवाल 10 नंबर, सवाल नंबर 10 को पढ़िए। बाजार की शक्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए बाजार की शक्तियाँ क्या होती है? बाजार की शक्ति, बाजार का पावर। आंसर, बाजार में किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने वाली दो शक्तियाँ, दो पावर होती है। एक वस्तु की मांग और दूसरा वस्तु की पूर्ति। ठीक है, वस्तु की मांग अधिक होने पर कीमत बढ़ती है और मांग कम होने पर कीमत घटने लगती है, जबकि वस्तु की पूर्ति अधिक होने पर कीमत घटती है और पूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ने लगती है। हम लोग किसी वस्तु को अधिक खरीदने लगेंगे, दुकानदार दाम बढ़ा देगा। कम खरीदेंगे, दुकानदार को दाम कम करना पड़ेगा। और जब दुकानदार को किसी वस्तु को बेसी बेचना होता है तो दाम कम करना होता है, और जब वस्तु को कम बेचना चाहता है तो दाम बढ़ा देता है। ठीक है, यानी मांग बेसी दाम बेसी, मांग कम दाम कम। ठीक है, पूर्ति बेसी तो दाम कम, पूर्ति कम तो मांग ज़्यादा। जिस बिंदु पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है, जिस बिंदु पर वस्तु की मांग यानी खरीदारी एवं पूर्ति यानी बिक्री एक दूसरे के बराबर हो जाती है, उस बिंदु पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। तो क्या समझ में आया? बाजार में किसी वस्तु को कीमत को तय करने वाला दो शक्तियां, दो पावर होती है, वस्तु की डिमांड, वस्तु की सप्लाई। ठीक है, जिस बिंदु पर दोनों मांग और पूर्ति मिलता है उसी पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 11, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय को मापने का उत्पादन विधि मूल्य वृद्धि विधि का वर्णन करना है। उत्पादन विधि को मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। आंसर, इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में उपस्थित सभी उत्पादकों के उत्पादन मूल्य की गणना की जाती है, जिसके कुल जोड़ को जीडीपी एट एमपी कहते हैं। अतः राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए जीडीपी एट एमपी में घिसावट व्यय को घटाकर शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ दिया जाता है तथा अंतिम में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। क्या बोला? राष्ट्रीय आय का गणना का उत्पादन विधि का वर्णन करना है। तो बोलता है इस विधि में राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते समय देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में उपस्थित सभी उत्पादकों के उत्पादन मूल्य की गणना की जाती है। क्या बोला? देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में उपस्थित सभी उत्पादकों के उत्पादन मूल्य की गणना की जाती है, जिसके कुल जोड़ को जीडीपी एट एमपी कहते हैं। अतः राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए नेशनल इनकम जो होता है वह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। इसीलिए राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एनआई ज्ञात करने के लिए जीडीपी एट एमपी में घिसावट व्यय को घटाकर शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ दिया जाता है तथा अंतिम में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय में ना तो घिसावट व्यय और ना तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है। ठीक है, अतः राष्ट्रीय आय बराबर जीडीपी एट एमपी माइनस घिसावट व्यय प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला? इस विधि में राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगा? जीडीपी एट एमपी में पहले घिसावट व्यय को माइनस करेंगे, फिर उसमें शुद्ध विदेशी साधन आय एनएफआईए को जोड़ देंगे और बाद में अंतिम में माइनस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आगे देखिए सवाल नंबर 12, मुद्रा के किन्हीं 3 मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। मुद्रा का कोई 3 प्राइमरी फंक्शन को, मुख्य अनिवार्य कार्य को समझाना है। ठीक है, मुद्रा के 3 मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय यानी लेन देन ही है और लेन देन का संपूर्ण कार्य अभी मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। मुद्रा का आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की दोहरे संयोग की कठिनाई अब दूर हो गई है। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर कार्य। सेकेंड, मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य को मापता है। मुद्रा मूल्य मापन का कार्य करती है, अर्थात मुद्रा के द्वारा वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य को मापा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई मानक मापदंड नहीं था, जिसके कारण विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। मुद्रा का आविष्कार से यह कठिनाई अब दूर हो गई है। आगे तीसरा, मूल्य का संचय। मूल्य को इकट्ठा करके मुद्रा के द्वारा रख सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य की यह प्रवृत्ति, टेंडेंसी होती है कि वह अपनी वर्तमान आय में से भविष्य के लिए कुछ बचाकर संचित करके रखे, ताकि वह अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मुद्रा में यह गुण उपस्थित है क्योंकि इसकी उपयोगिता कभी नष्ट नहीं होती है, इसका मूल्य घटता बढ़ता नहीं है, जिसके कारण कभी भी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं एवं सेवाएं कहीं भी कभी भी
किसी भी टाइम पर प्राप्त की जा सकती है, यानी मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, मुद्रा में उपयोगिता है, मुद्रा टिकाऊ होता है, मुद्रा नष्ट नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग संचित करके इकट्ठा करके रख सकते हैं, वस्तु को नहीं। आगे देखिए सवाल नंबर 13, समग्र मांग के घटकों को लिखिए। समग्र मांग के घटकों को लिखिए। सामूहिक मांग का संघटक निर्धारक घटक क्या होता है समझिए। ए नंबर, बंद अर्थव्यवस्था में जहां विदेशी व्यापार घटक अनुपस्थित होता है तो क्या होगा, सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, यानी एग्रीगेट डिमांड एडी बराबर कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एडी बराबर सी प्लस आई। आगे देखिए बी नंबर, बंद अर्थव्यवस्था हो गया। बी नंबर, खुली अर्थव्यवस्था में जहां विदेशी व्यापार घटक उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है, खुली अर्थव्यवस्था में जहां विदेशी व्यापार यानी आयात निर्यात होगा, विदेशी व्यापार घटक उपस्थित होता है तो क्या हो जाएगा, सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सार्वजनिक व्यय प्लस निर्यात आयात। ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, यानी एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को शुद्ध निर्यात भी कहते हैं। तो क्या समझें, सामूहिक मांग का निर्धारक घटक संघटक क्या होगा, बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार आयात निर्यात नहीं होता है, इसलिए सिंपल होगा सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, यानी एडी बराबर सी प्लस आई। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में बी नंबर, खुली अर्थव्यवस्था में ओपन इकोनॉमी में आयात निर्यात होता है, विदेशी व्यापार होता है, इसीलिए सामूहिक मांग में उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सार्वजनिक व्यय और आयात निर्यात जुड़ जाएगा, यानी एडी बराबर कंज्यूमशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 14, यदि एमपीसी का मान 0.75 है तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला, यदि एमपीसी का मान 0.75 है तो निवेश गुणक का मान क्या होगा। आंसर, निवेश गुणक का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, तो हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75, तो हो जाएगा 1/0.25, तो हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, सवाल में एमपीसी का मान 0.75 दिया है, आपको निवेश गुणक के का मान निकालना है, तो निवेश गुणक के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है। एमपीसी का मान पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75, तो हो जाएगा 1/0.25, तो हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, इतना बना दीजिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 5 × 3 = 15, यानी सेक्शन सी में टोटल 5 सवाल रहेगा, जिसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, सेक्शन सी से आपको 5 × 3 15 मार्क्स मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 का ही जवाब देना है। देखिए पहला सवाल 15 नंबर, निम्नलिखित तालिका से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। क्या बोला, निम्नलिखित टेबल से मांग की कीमत लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैलकुलेशन करना है, गणना करना है। देखिए पहले वस्तु का दाम दे दिया है, वस्तु का दाम पहले 5 था, घटकर 4 हो गया। वस्तु का डिमांड पहले 20 था, बढ़कर 30 हो गया। ऑटोमेटिक वस्तु का दाम घट रहा है बाएं तरफ, तो दाएं तरफ मांग बढ़ेगा। ठीक है, वस्तु का प्राइस 5 से 4 हो रहा है, तो डिमांड 20 से 30 हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला, देखिए बोल रहा है कि पहला प्राइस 5 है, दूसरा प्राइस 4 है, तो प्राइस में चेंज कितना होगा, 4 - 5 यानी -1 होगा। उसके बाद दाएं तरफ पहला डिमांड 20 है, दूसरा डिमांड 30 है, तो डिमांड में चेंज कितना होगा, 30 - 20 10 होगा। सूत्र से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी बराबर डेल्टा Q/Q1 इंटू P1/ΔP। क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी बराबर ईडी इक्वल टू डेल्टा Q/Q1 इंटू P1/ΔP। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा -2.5। तो 2.5 क्या है, 1 से अधिक है। ठीक है, माइनस जो है वो नेगेटिव साइन लॉ ऑफ डिमांड को दर्शाता है कि प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स नेगेटिव रिलेशन होता है, जबकि वैल्यू आया है 2.5 जो 1 से ज़्यादा है। 2.5 1 से क्या है, ज़्यादा, यानी अर्थात हेंस ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, सापेक्षता लोचदार मांग इलास्टिक डिमांड आंसर होगा। ईडी 1 से अधिक है तो सापेक्षता लोचदार इलास्टिक डिमांड आंसर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16 को, सवाल नंबर 16 को पढ़िए। सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी एवं औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन एपी, एमपी और एपी के बीच रिलेशन संबंध को समझाना है। पहले फिगर को देखिए, पहले फिगर को समझिए। ठीक है, देखिए एमपी और एपी का फिगर बनाए हैं। पहले दोनों एमपी और एपी बढ़ता है, फिर दोनों स्थिर होता है, बराबर होता है, फिर दोनों घटने लगता है। ठीक है, देखिए बढ़िया से फिगर को देखिए, फिगर को बढ़िया से समझिए।
एमपी और एपी पहले दोनों बढ़ता है, लेकिन एमपी ऊपर रहता है, ज़्यादा रहता है। फिर दोनों एक बिंदु पर मिलता है, बराबर स्थिर होता है, एमपी इक्वल टू एपी। फिर दोनों घटना शुरू करता है, ठीक है। जब बढ़ता है तो एमपी ज़्यादा एपी कम, जब घटता है तो एपी ज़्यादा एमपी कम, ठीक है। क्योंकि एमपी घट के जीरो नेगेटिव होता है और एपी नहीं होता है, इसीलिए एमपी कम हो गया और एपी ज़्यादा हो गया, और बीच में दोनों क्या है, बराबर है, एमपी इक्वल टू एपी। तो 3 संबंध हो जाएगा, ठीक है। जब एमपी और एपी दोनों बढ़ता है तो एमपी ज़्यादा होता है, फिर दोनों एक बिंदु पर पहुंचकर बराबर होता है, एमपी इक्वल टू एपी। फिर बाद में दोनों घटता है तो एपी ज़्यादा होता है, ठीक है। घटते समय एपी ज़्यादा, बढ़ते समय एमपी ज़्यादा, और बीच में दोनों बराबर स्थिर इक्वल। देखिए रिलेशन को पढ़ते हैं। एमपी एवं एपी में संबंध, पहला, जब तक एमपी एपी से अधिक होता है तब तक एपी में वृद्धि होती है। क्या बोला, जब तक एमपी एपी से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तब तक एपी में इंक्रीजिंग होता है। सेकेंड, जब एमपी बराबर एपी होता है तब एपी सबसे अधिकतम होता है। तीसरा, जब एमपी एपी से कम होता है तब एपी घटने लगती है। चौथा, एमपी घटकर शून्य एवं नेगेटिव हो जाती है, हो सकती है, किंतु एपी नहीं, क्योंकि यह टीपी पर निर्भर है जो सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। देखिए फिगर को समझिए, फिगर को समझिए। देखिए पहले जब बढ़ता है तो एमपी ज़्यादा, घटता है तो एपी ज़्यादा, बीच में दोनों बराबर। एमपी घट के जीरो नेगेटिव होगा, एपी नहीं होगा, क्योंकि एपी टीपी पे डिपेंड है और टीपी टोटल प्रोडक्शन सदैव पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया से देख लीजिए संबंध को। आगे अंतिम सवाल देखिए, सवाल नंबर 17। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन की व्याख्या कीजिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म का इक्विलिब्रियम को समझाना है, एक फर्म का संतुलन का व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर एवं एम सी की मदद से फर्म का संतुलन प्राप्त करने के लिए या लाभ अधिकतम करने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। देखिए एम आर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, अतिरिक्त बेचने से प्राप्त राशि, सीमांत आगम। एम सी क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, अतिरिक्त खर्च वस्तु को बनाने पर जो हुआ, सीमांत लागत, ठीक है। सीमांत लागत अतिरिक्त खर्च है एक वस्तु को बनाने पर, और सीमांत आगम अतिरिक्त बेचने से प्राप्त राशि है एक वस्तु के अतिरिक्त बेचने पर, एम आर, ठीक है। देखिए प्रत्येक विक्रेता चाहता है, एक फर्म या उद्योग चाहता है कि या तो एम आर इक्वल टू एम सी हो, जितना बनाने में खर्चा किए हैं उतना प्राप्त हो जाए एम आर, या तो फिर एम आर अधिक प्राप्त हो, या तो एम आर एम सी के बराबर हो, या तो फिर एम आर एम सी से ज़्यादा हो। कम नहीं, कम होने से लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगा और संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं होगा। क्या बोला, पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर एवं एम सी की मदद से फर्म का संतुलन ज्ञात करने के लिए या लाभ अधिकतम करने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला, अनिवार्य शर्त, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। सीमांत लागत एम सी बराबर सीमांत आगम एम आर हो, जितना एक्स्ट्रा वस्तु को बनाने में खर्चा किए हैं उतना एक्स्ट्रा बेचने से प्राप्त हो जाए, तब हम खुश रहेंगे, संतुलन की अवस्था प्राप्त होगा। दूसरा, पूरक शर्त, सप्लीमेंट्री कंडीशन, संतुलन के बिंदु पर एमसी रेखा एम आर को नीचे से काटे, एमसी एम आर को नीचे से काटे, मतलब एमसी कम एम आर होगा ज़्यादा, तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी या तो एम आर बराबर एमसी हो या फिर एम आर ज़्यादा हो एमसी से, ठीक है। चलिए पहला शर्त एम आर इक्वल टू एम सी, दूसरा शर्त एमसी रेखा एम आर को नीचे से काटे, ठीक है, ऊपर से नहीं नीचे से काटे, ताकि एमसी कम एम आर हो ज़्यादा और लाभ प्राप्त हो जाए, संतुलन की बिंदु प्राप्त हो जाए। चलिए समझते हैं फिगर में। फिगर में आइए, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम प्राइस इक्वल गुड्स होने के चलते जो ग्राफ होता है फर्म का, मांग वक्र होता है, डिमांड कर्व होता है, वह एक्स अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है, यानी ए आर इक्वल टू एम आर होता है। एक समान दाम होने के चलते ए आर इक्वल टू एम आर होता है। फर्म का डिमांड कर्व, मांग वक्र एक्स अक्ष के पैरेलल होता है, ठीक। आगे एम सी कर्व जो होता है वह यू आकार का होता है, एम सी कर्व यू आकार का होता है। देखिए एम सी और एम आर दोनों ए और बी पॉइंट पर इक्वल है, एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू एम सी, ए और बी पॉइंट पर एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल है, बराबर है, तो दोनों का नाम क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। बढ़िया से समझिए, एम आर और एम सी दोनों ए और बी पॉइंट पर इक्वल है, इसीलिए इसका नाम होगा ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। जब दो चीज़ एक जगह पर इकोनॉमिक्स में बराबर हो जाता है तो उसको इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो ए और बी दोनों बराबर है, एम आर एम सी, तो दोनों का नाम क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। आगे ए में आइए, देखिए ए में पहला शर्त पूरा हो गया, बी में भी पूरा हो गया, लेकिन ए में दूसरा शर्त जो है कि एम सी एम आर को नीचे से काटे, लेकिन देखिए ए में एम सी एम आर को ऊपर से काट रहा है, जहाँ पर हानि हो जाएगा। यदि एम सी एम आर को ऊपर से काटेगा तो एम सी यानी कॉस्ट ज़्यादा और रेवेन्यू कम, तो हानि हो गया, यानी पॉइंट ए
अनिवार्य शर्त एम आर इक्वल टू एम सी को पूरा कर रहा है, लेकिन पूरक शर्त एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे वो पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ए संतुलन का बिंदु नहीं होगा। अब बी में आइए, बी तो एम आर इक्वल टू एम सी पहला शर्त पूरा कर रहा है। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है सप्लीमेंट्री कंडीशन, एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे। देखिए बिंदु बी में एम सी एम आर को नीचे से काट रहा है, मतलब बिंदु बी पहला और दूसरा दोनों शर्त को फुलफिल कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को लागू होते देख रहा है। ठीक है, दोनों लागू हो रहा है, यानी एम आर इक्वल टू एम सी भी है और एम सी एम आर को नीचे से काट भी रहा है, तो दोनों शर्त पूरा हो गया। तो बिंदु बी अधिकतम लाभ का बिंदु होगा, संतुलन का बिंदु होगा। और अधिकतम लाभ कितना हुआ? देखिए ए और बी के बीच में जो गैपिंग है सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा गैपिंग आपका अधिकतम लाभ हो गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गैपिंग जहाँ है वो आपका अधिकतम लाभ हो गया। ठीक, ए केवल अनिवार्य शर्त को पूरा किया, दूसरा शर्त पूरक शर्त को पूरा नहीं किया। बी अनिवार्य और पूरक दोनों को पूरा किया। बिंदु बी पहला और दूसरा दोनों शर्त को पूरा किया। एम आर बराबर एम सी भी है बी में, और एम सी रेखा एम आर को नीचे से काट भी रहा है। अब देखिए पूरा बात को लिख दिए नीचे, पढ़िए। प्रस्तुत चित्र में पॉइंट ए एवं बी दोनों सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां एम आर इक्वल टू एम सी है, जिसमें बिंदु ए संतुलन शर्तों के केवल अनिवार्य शर्त को ही पूरा करती है, जबकि बिंदु बी संतुलन शर्तों के अनिवार्य एवं पूरक दोनों शर्तों को पूरा करती है, जिसके कारण बिंदु बी को अधिकतम लाभ या अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है, अधिकतम संतुलन का बिंदु कहा जाता है, तथा सी डी अधिकतम लाभ की मात्रा है। इस प्रकार एक फर्म संतुलन की अवस्था में रहती है। ठीक है, चलिए